नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कहानियों के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों के संकलन में से एक बेजोड़ कहानी, जिसका शीर्षक है बोहनी। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली, तब मैं बाग-बाग हो उठा था। इधर एक फर्लांग तक पान की कोई दुकान ही नहीं थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर करने पड़ते थे। कभी वहाँ कई-कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा भी रहना पड़ता था। चौराहा है, ग्राहकों की हरदम भीड़ रहती ही थी। यह इंतज़ार मुझको बहुत ही बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी, यह तो अब याद भी नहीं आता। लेकिन अगर कोई बना-बना कर गिलौरियाँ देती जाए, तो शायद मैं कभी इनकार ही ना करूं। आमदनी का एक बड़ा हिस्सा ही नहीं तो छोटा हिस्सा ज़रूर पान की भेंट चढ़ जाता है। कई बार इरादा किया कि पानदान में खरीद लूं, लेकिन पानदान खरीदना कोई खाला जी का घर नहीं, और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह से कम भी नहीं है। और मान लो जान पर खेल कर एक बार खरीद भी लिया तो पानदान कोई परी की थैली तो नहीं कि इधर इच्छा हुई और गिलौरियाँ निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फेरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना, क्या कोई काम आसान है? मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा ही पानदान की देखभाल और प्रबंध में व्यस्त ही पाया है। इतना सिर दर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं भी आदमी हो जाता। और अगर किसी तरह यह मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी कौन काटे? यहाँ तो सरोते की सूरत देखते ही कपकपी सी छूटने लगती है। जब कभी ऐसी ही कोई ज़रूरत आ पड़ी जिसे टाला ही नहीं जा सकता, तो सिल पर बट्टे से तोड़ लिया करता हूँ। लेकिन सरोते से काम लूँ, यह गैर मुमकिन। मुझे तो किसी को सुपारी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर होता है। और मान लो यह मामला भी किसी तरह से हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतह करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता। जब इस मामले में वे लोग रोज़ गलतियाँ करते हैं तो इस कला में दक्ष हैं, तो फिर मैं उनके सामने क्या हूँ? सोचिए, मैं भला किस खेत की मूली हूँ? अगर चूना ज़्यादा कर दिया या कत्था और ले लिया, उस पर उसे एक डांट भी बता दी, आंसू पूछ गए। मुसीबत का सामना तो उस वक्त होता है जब किसी दोस्त के घर जाया जाए, पान अंदर से आए तो इसके सिवा कि जानबूझकर मक्खी निकले, समझबूझकर जहर का घूंट गले से नीचे उतारे, और चारा ही क्या है? भला शिकायत नहीं कर सकते? सभ्यता बाधक होती है। कभी कभी पान मुंह में डालते ही ऐसा मालूम होता है जीभ पर कोई चिंगारी पड़ गई हो, गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गर्म करके उड़ेल दिया हो, मगर घूंट कर रह जाना पड़ता है। अंदाजे में इस हद तक गलती हो जाए, यह तो समझ में आने वाली बात ही नहीं। मैं लाख अनाड़ी हूँ, लेकिन कभी इतना ज़्यादा चूना नहीं डालता। हाँ, 2-4 छाले पड़ जाते हैं तो मैं समझता हूँ यह अंतपुर के कोप की अभिव्यक्ति है। आखिर वह आपकी जातियों को प्रोटेस्ट क्यों करेंगी? खामोश बाईकाट से आप राजी नहीं होते। दूसरा कोई हथियार तो उनके हाथ में ही नहीं है। कमान और बनियों की नेजा और मुस्कुराहट का तो उस वक्त बिल्कुल कोई असर ही नहीं करते जब आप आंख लाल किए, आस्तीन समेटे, इसीलिए आसमान को सर पर उठा लेते हैं कि नाश्ता और पहले क्यों नहीं तैयार हुआ। तब सालन में नमक और पान में चूना ज़्यादा कर देने के सिवाय बदला लेने का उनके हाथ में और क्या साधन रह जाता है? खैर, 3-4 दिन बाद एक दिन सुबह मैं के वक्त तंबोली की दुकान पर गया तो उसने मेरी फरमाइश पूरी करने में ज़्यादा मुस्तैदी नहीं दिखलाई। 1 मिनट तक तो पान फेरता रहा, फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए हुए निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि आज बड़े ही विधिपूर्वक गिलौरियाँ बन रही हैं या बना रही हैं, मगर अब भी वह सड़क की ओर ही प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी, जैसे दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं हो।
और ग्राहक भी कैसा जो उसका पड़ोसी है और दिन में 20 बार ही आता है। तब तो मैंने ज़रा झुंझला कर कहा, मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, कुछ इसकी भी खबर है? तब मौलिन ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई, लेकिन 1 मिनट और ठहर जाइए ना। बुरा ना मानिए बाबूजी, आपके हाथ की बोहनी अच्छी नहीं है। कल आपकी बोहनी हुई थी, दिन में कुल 6 आने की ही बिक्री हुई। परसों भी आपकी ही बोहनी थी, 8 आने के पैसे दुकान में आए थे। इसके पहले 2 दिन पंडित जी की बोहनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपये आ गए थे। कभी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता बाबूजी। मुझे तो जैसे गोली लगी। मुझे अपने भाग्यशाली होने का कोई दावा नहीं है। कोई दावा भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा अभागी तो दुनिया में नहीं होंगे। इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मनसबदार भी ज़रूर हूँ, लेकिन यह भी मैं कभी गवारा नहीं कर सकता कि नहुसत का दाव बर्दाश्त कर लूँ। कोई मुझसे बहने ही ना कराए। लोग सुबह को मेरा मुँह देखना अब शकुन समझे। यह तो घोर कलयुग की बात है। मैंने बांध तो लिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इसके दाग को मिटा कर ही छोड़ूंगा। अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त आ गए। बाजार साग भाजी लेने जा रहे थे। मैंने उनसे अपने तंबोली की खूब तारीफ की। वह वहाँ से जरा सौंदर्य प्रेमी थे और थोड़े मजाक भी। मेरी शरारत भरी नज़रों से देखकर बोले, इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना भी पान की मुझे ज़रूरत है। तब मैंने कहा, पैसे मुझसे ले लो। हाँ, यह तो मंजूर है, मगर कभी तकाजा मत करना। यह तो टेढ़ी खीर है। तो क्या मुफ्त में किसी की आँख में चढ़ना चाहते हो? मजबूर होकर उनको 1 ढोली पान के दाम दिए। इसी तरह जो मुझसे मिलने आया उससे मैंने तंबोली का बखान कर दिया। दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब फप्तियाँ कसी। मुझे छिपे रुस्तम, भगत जी और न जाने क्या क्या नाम दिए, लेकिन मैंने सारी रात हसरत कर काट डाली। दाग मिटाने की मुझे धुन सवार हो गई थी। दूसरे दिन जब मैं तंबोली की दुकान पर गया तो उसने फौरन पान बनाए और मुझे देती हुई बोली, बाबूजी, कल तो आपकी बोहनी बहुत अच्छी हुई। कोई मुझे 3.5 रुपये आए थे। अब रोज़ बोहनी करा दिया करो। आप दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब फप्तियाँ कसी, पर मुझे आखिर में दाग मिटाने को मिल ही गया था और मुझे यह बहुत ही अच्छा लग रहा था। 3-4 दिन लगातार मैंने दोस्तों से सिफारिश भी की, स्तुति गाई और अपने गिरह से भी पैसे खर्च करके सुरखरुई हासिल की। लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी ज़्यादा कमी हो गई, मुझे लगने लगा यह स्वांग अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। इसीलिए मैंने इरादा किया, कुछ दिन तक उसकी दुकान से पान लेना ही छोड़ दूंगा। जब मेरी बोहनी ही की ना होगी, मुझे उसकी बिक्री की क्या फिक्र होगी। दूसरे दिन हाथ मुँह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम पर लग गया। लेकिन मुश्किल से आधा ही घंटा बीता होगा कि किसी की आहट मुझे मिली। आँखों को ऊपर उठाता हूँ। जब मैंने देखा तो तंबोली ग्लोरिया लिए हुए सामने खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। मुझे इस वक्त आना जी पर बहुत भारी गुजरा, लेकिन इतना बेमुरवती भी ना हो सकती थी कि मैं उसे धुतकार देता। मैंने बोला, तुमने नाहक तकलीफ की, मैं तो आ ही रहा था। तंबोलिन ने मेरे हाथ में गोलोरिया रखकर कहा, आपको देर हुई तो मैंने कहा मैं ही चलकर बोहनी कर आऊँ। दुकान पर ग्राहक खड़े हैं, मगर किसी की बोहनी नहीं की है। मैं क्या करता? ग्लोरियाँ खाई और बोहनी कराई। जिस चिंता से मुक्ति पाना चाहता था वह फंदे की तरह गर्दन पर चिपटी हुई थी। मैंने सोचा था मेरे दोस्त 2-4 दिन तक उसके यहाँ पान खाएंगे तो आप ही उससे हिल जाएंगे और मेरी सिफारिश की ज़रूरत ना रहेगी। मगर तंबोली शायद पान के साथ अपने रूप का भी कुछ मोल करती थी। इसीलिए तो एक बार जो उसकी दुकान पर गया, दोबारा न गया। 1-2 रसिक नौजवान अभी तक आते थे। वह लोग एक ही हंसी में पान और रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर चलते बनते थे। आज मुझे अपनी साख बनाए रखने के लिए फिर से 2.5 रुपये खर्च करने पड़े।
बधिया बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब नीचे से चीखना चिल्लाना और खटखटाना शुरू किया तो मजबूरन ही दरवाज़ा खोलना पड़ा। आंखें मलते हुए नीचे गया, जिससे मालूम हो कि आज नींद आ गई थी। मुझे फिर बोहनी करनी पड़ी। फिर वह बोली, सिर पर सवार हुई। शाम तक तो 2 रुपए का सफाया ही हो गया था। आखिर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का यही एक उपाय रह गया था। मैं तब घर ही छोड़ दूँ। मैंने वहाँ से 2 मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात सामान माल असबाब उठाकर वहाँ जा पहुँचा। वह घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ था, शायद ही कैदी जेल खाने से भी निकलकर उतना खुश न होता होगा। रात को खूब गहरी नींद सोया। सवेरे हुआ तो मुझे उस पंछी की सी आज़ादी का अनुभव हो रहा था जिसके पर ही खुल गए हैं। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पिया, मुंह हाथ धोया, फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी, मगर उस हिम्मत तोड़ने वाली बला से पता पाकर मुझे जो खुशी हो रही थी ना, उसके मुकाबले में इन चिंताओं की कोई गिनती ही नहीं थी। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में भी आज़ादी का नशा था। हर एक चीज़ मुस्कुराती हुई मालूम हो रही थी। खुश खुश एक दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा वह तमोलिन लपकी जा रही है। कुछ न पूछो, उस वक्त दिल पर क्या गुजरी, बस यही जी चाहता था अपना और उसका दोनों का ही सिर फोड़ लूँ। मुझे देखकर वह ऐसी खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो, और मेरी घबराहट का तो अंदाज़ा बस उस गधे की दिमागी हालत से आप कर लो, जो उसने दूर से ही कहा, वाह बाबूजी वाह, आप ऐसे भागे कि किसी का पता भी न लगा। उसी मोहल्ले में एक अच्छे घर खाली है। मुझे क्या मालूम था आपको उस घर में तकलीफ थी, नहीं तो मेरे पिछवाड़े ही एक बड़े आराम का मकान था। जब आपको यहाँ न रहने दूंगी, बिल्कुल नहीं, अब तो मैं यहाँ रहने ही नहीं दूंगी। जिस तरह हो सकेगा आपको उठा कर ले जाऊंगी। आप इस घर का क्या किराया देते हो? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा। मैंने सोचा था कि किराया इतना कम बताऊं जिससे यह दलील उसके हाथ से ही निकल जाए। इस घर का किराया तो मैं शायद मरने की जगह न मिलेगी यहाँ पर, मगर तमोलिन पर इसका भी कोई असर न हुआ। बोली, जरा सा घर के आप इतना किराया दीजिएगा, घर इससे अच्छा न हो तब जब भी जी चाहे छोड़ दीजिएगा। चलिए, उस घर की कुंजी लेती आई हूँ, इसी वक्त आपको दिखा देती हूँ। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, आज ही तो आया हूँ इस घर में, आज ही छोड़ कैसे सकता हूँ? किराया भी पेशगी दे चुका हूँ। तमोलिन बोली, बड़ी ही लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, रुपए दिए हैं आपके लिए, रुपए कौन सी बड़ी बात है? यही समझ लीजिए कि आप न चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोहनी वहाँ और किसी की नहीं है। आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहाँ पर उठा कर ले आऊँगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया। यह अच्छी मुसीबत मेरे गले पड़ी। कहीं सचमुच ही चुड़ैल अपनी दुकान न उठा लेकर आ जाए मेरे पास, तो जी में आया कि एक फटकार बता दूं, पर जवान इतनी बेमुरव्वत तो नहीं कर सकती। बोला, मेरा कुछ ठीक भी तो नहीं है, कब तक रहूं कब तक ना रहूं? आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़ेगा। तुम न इधर की रहोगी न उधर की। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊं? अभी आज तो आप जाते नहीं हैं ना। पर मेरा कुछ ठीक नहीं है, तो मैं रोज़ यहाँ आकर बोहनी करा लिया करूँगी। इतनी दूर रोज़ आओगी? हाँ, चली आऊँगी। 2-3 मिनट ही तो है, आपके हाथ की बोहनी हो जाएगी। यह लीजिए, गिलौरियाँ लाई हूँ, बोहनी तो करा दीजिए। मैंने गिलौरियाँ ली, पैसे दिए और कुछ गश की सी हालत में ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया। अब मेरी अकल कुछ काम ही न करती थी। इन मुसीबतों से क्यों कर अपना गला छुड़ाऊँ? आखिर कैसे मुसीबत से गला छुड़ाऊँ? क्या करूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता था। तब से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। कोई भागने की राह भी मुझे नज़र नहीं आती। सुरखरू भी रहना चाहता हूँ, मुराव भी नहीं करना चाहता हूँ। इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूँ।
अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दे तो मैं जीवन भर उसका यूं ही कृतज्ञ रहूँगा। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी की यह बेहद ही मज़ेदार कहानी यही समाप्त होती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।